So beta, we are starting our part 2 of the series of important questions for class 12th examination. So बेटा मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था, these are the most important questions and ये जो questions है बेटा ये बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं आपकी रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर. Therefore you can't ignore those questions. सो अगर आप कोई भी चैप्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो दैट इज ओके, लेकिन अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये मस्ट करना जरूरी है, मस्ट है. तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेटा फिर से हमारे पास कौन से चैप्टर से आया हुआ है, सॉल्यूशन चैप्टर से आया हुआ है. सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर भी हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आया हुआ है. तो जैसा कि हमें पता है बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर अगर आपका डेल्टा वी मिक्स जीरो है, आपके सारे कंपोनेंट्स जीरो हैं, तो वो क्या शो करता है, आइडियल सॉल्यूशन शो करता है. और अगर वो नॉन जीरो हैं तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करता है. अगर पॉजिटिव होंगे तो कौन सी डेविएशन शो करेगा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन. और अगर नेगेटिव होंगे तो कौन सी डेविएशन शो करेगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन. क्लियर है. अब कई बार बच्चों को ये कंफ्यूज हो जाता है, ये कंफ्यूजन होती है कि सर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन कैसे पता करी जाए. क्योंकि सीधा ना एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर एक प्यारा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इथाइल अल्कोहल, एक तो क्या है बेटा, इथाइल अल्कोहल है, एंड द अनदर वन इज एन हेक्सेन. दूसरा क्या है बेटा, एन हेक्सेन है. तो सर अ सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एन हेक्सेन इज एन एग्जांपल ऑफ. अब हम कैसे बताएं सर इथाइल अल्कोहल और एन हेक्सेन पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल है, नेगेटिव के हैं, आइडियल सॉल्यूशन के हैं. तो सबसे पहली बात तो बेटा ये दोनों सॉल्यूशंस क्या हैं, एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इथाइल ग्रुप एंड हेक्सेन ग्रुप. देयरफॉर दे विल नॉट शो आइडियल सॉल्यूशन एंड देयरफॉर दे विल शो नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अब सर बात ये आती है कि नॉन आइडियल के अंदर भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे या नेगेटिव डेविएशन. सो सिंपल सा रूल है बेटा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ रहा है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग शो करेंगे बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे. क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर रहा है तो वेपर प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. क्लियर है. और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या कर रहा है बेटा, फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमारे पास किसका एग्जांपल होगा, नेगेटिव डेविएशन का. वी विल डेफिनेटली सी 2 or 3 एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन आल्सो इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स. क्योंकि नेगेटिव डेविएशन पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि उनमें जनरली क्या हो रही होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है. फॉर एग्जांपल वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विद एसीटोन. तो वो एग्जांपल्स आपके क्या होंगे, अपकमिंग लेक्चर्स में आएंगे, बिकॉज दोज आर आल्सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब यहाँ पे बात करें सर इथाइल अल्कोहल की, तो इथाइल अल्कोहल क्या होगा, कार्बन कार्बन और साथ में क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप. और एन हेक्सेन क्या होगा बेटा, 6 कार्बन एटम्स होंगे. अब 6 कार्बन एटम्स होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, OH बॉन्डिंग है. लेकिन ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा, इनके साथ भी बॉन्ड बनाना चाहेगा. तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये एन हेक्सेन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करना चाहेगा, ब्रेक करना चाहेगा. एंड जैसे ही ब्रेक करना चाहेगा बेटा, यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, इंक्रीज होगा. ये इसके अंदर ऐड होना चाहता है. तो वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो कौन से डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन. सो वी हैव 4 एग्जांपल्स. आइडियल सॉल्यूशन, नो सर. नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नहीं सर. नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, यस सर. नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, नो सर. कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, नहीं. क्लियर है, आ गया समझ में. तो आंसर क्या आएगा, बी. देन वी हैव which of the following is not a colligative property. colligative property is a favorite topic of every examination. कि colligative property से क्वेश्चन डाल देते हैं, क्योंकि colligative property कितनी होती है बेटा, 4 होती है पहली बात तो. और colligative property होती क्या है, the property which only depends on the number of solute particles. very good. तो यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज को ही हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं. कि सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए सर, सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, इसके अलावा किसी भी टाइप के किसी भी कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड ना करे. तो ये हमारे पास 4 होती है बेटा, एज यू नो. रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. क्लियर है.
तो यहाँ पे एक चीज आपकी एक्स्ट्रा आ रही है, कौन सी आ रही है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? इसका भी एक वजह है, क्योंकि आप तो ये कह दो कि डेल्टा टी एफ जो होता है सर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, एंड मोलैलिटी इज नोन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की कंपोनेंट्स आ रहे हैं। क्लियर है? एंड वी आर डिस्कसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूट इनटू द सॉल्यूशन which will rise the some factors. So freezing point is not a colligative property, and all of them we have a colligative property. Clear है? So ये आपको करना है. After that we have question number 3, electrochemistry. नाम से ही पता चल रहा है electrochemistry. इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री। Probably I forgot the spelling of chemistry. सही है? ओके। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड केमिस्ट्री मतलब केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रो से किसमें जा रहा है? केमिस्ट्री में जा रहा है, और केमिस्ट्री से किसमें आ रहा है? इलेक्ट्रो में आ रहा है। तो द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो वी हैव द ऑप्शंस, प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का चेंज होगा। कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं सर। इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन केमिकल एनर्जी, यस सर, ये वाला ऑप्शन आएगा, डी पार्ट नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस आर, कि सर यूनिट जो होती है रेट ऑफ रिएक्शंस की वो क्या होती हैं? तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे सर ना बहुत सारी यूनिट्स दी हमने, तो ऑर्डर के हिसाब से पढ़ी थी, जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की। तो चलो कंसिडर कर लेते हैं आर किसके इक्वल होता है। अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें तो ए टू द पावर जीरो, वो तो कांस्टेंट होता है सर। तो यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन की बात करें, रेट के लिए कंसंट्रेशन की क्या यूनिट आती है? तो आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए बाई में डी टी, ए जीरो। तो ये हम पढ़ चुके हैं काफी बार। R is directly proportional to concentration of A to the power 1, and R is directly proportional to the concentration to the power of A2। तो इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, पर हमें जनरली याद किसकी रखनी होती है? दो की याद रखनी होती है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की रेट के हमारे पास क्या आती है बेटा? यूनिट्स पर सेकेंड। और जीरो ऑर्डर के लिए क्या आती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सो मोल पर लीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या होती है? यूनिट्स होती है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या है बेटा? लीटर मोल पर सेकेंड है, ये तो नहीं आएगा। मोल पर लीटर पर सेकेंड, यस सर यही होती है क्या? यस सर यही होती है। मोल पर सेकेंड, नहीं सर। नन ऑफ दिस, नहीं सर। क्या आएगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? The rate constant of a reaction has same units as rate of reaction. That is an important concept. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि R is directly proportional to A to the power 0। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, या रेट क्या होता है। तो A is converting into B। क्लियर है? और हमने पढ़ा रेट लो। रेट लो क्या कहता है? रेट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है कौन? रेट। और अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एक रेट कांस्टेंट आता है। क्या आता है बेटा? रेट कांस्टेंट आता है। क्लियर है? अब मान लो रेट जो है वो रिएक्टेंट की जीरो पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कितने ऑर्डर रिएक्शन है बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसकी पावर जीरो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आर किसके इक्वल आएगा बेटा? आर किसके इक्वल आएगा? के इक्वल आएगा। तो जो यूनिट्स आर की होंगी वही यूनिट्स किसकी होंगी? के की होंगी। रेट कांस्टेंट की होंगी। कौन सी रिएक्शन के लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, नन ऑफ दिस। कौन सा आएगा बेटा? जीरो ऑर्डर। आ गया समझ में? सो नेक्स्ट वी हैव लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। कौन सा? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड ये आपको किसी भी हालत में आना चाहिए।
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है बेटा कि हमारे पास कोई भी मान लो एलिमेंट्स है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए लेंथेनॉइड किसके लिए होती है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, क्लियर है। एंड इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वी हैव एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमें क्या कहता है बेटा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका साइज कंपेरेबली क्या होता है, इक्वल होता है, सिमिलर होता है। साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सिमिलर टू ईच अदर। एंड जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीज क्यों होता है सर, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको 11th क्लास से बताते आए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, कि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज तो क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन शेल हमारे पास सेम है। शेल क्या है, सेम है, द शेल इज सेम। जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एग्जांपल लेके बताऊं बेटा। जैसे आप देख सकते हो पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो सेकंड पीरियड होता है या फिर जो थर्ड पीरियड होता है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम के बाद क्या आएगा बेटा, लिथियम, और उसके बाद क्या आएगा, बेरिलियम। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये है लीना, क्लियर है। तो लिथियम के बाद क्या आएगा, बेरिलियम। तो लिथियम बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। तो ये जो शेल है ना, इसके अंदर देखो लिथियम के अंदर कौन सी शेल आ रही है सर, पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, दूसरी में 1, फिर दूसरी में 2, फिर दूसरी में 3, फिर दूसरी में 4, फिर दूसरी में 6, फिर दूसरी में 7 और फिर दूसरी में 8। लेकिन शेल क्या है, सेकंड। आई बात समझ में? तो शेल क्या होती है, सेम होती हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लिथियम के अंदर प्रोटॉन्स कितने थे, 3, बेरिलियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स थे, 4, बोरोन के अंदर 5, कार्बन के अंदर 6। तो प्रोटॉन्स भी तो इंक्रीज हो रहे हैं ना सर, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ, और इलेक्ट्रॉन्स की शेल क्या है, सेम है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इसको बाउंड करने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जैसे जैसे हमारे पास क्या इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। तो ये और भी क्या होते जाएंगे बेटा, अंदर की तरफ जाते जाएंगे, जिसकी वजह से इनके आयंस का साइज क्या होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in periods the atomic size or the ionic size of the d block elements gets decreased, and this is known as lengthenoid contraction। clear है बेटा? तो lengthenoid contraction indicates decrease in density, mass, ionic radii और radioactivity। जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा, आयनिक रेडियाई, क्योंकि रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। कोई दिक्कत बेटा नहीं है सर। विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल फॉर्म कॉम्प्लेक्स इजीली, सबसे इजीली कॉम्प्लेक्स कौन से बनाते हैं? तो हमें पता है सर, कोई किस किस के कॉम्प्लेक्स देखे हमने, एक तो एफ के कॉम्प्लेक्स देखे हैं, सीआर के कॉम्प्लेक्स देखे हैं, सीओ के कॉम्प्लेक्स देखे हैं, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स देखे हैं। तो ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे इजीली कौन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। क्लियर है? देन वी हैव एग्जांपल नंबर 8। In this we have two examples of coordination compounds, that is CONH3 whole raised to the power 5 BrSO4। एंड कुछ भी नहीं करा इसने, बस इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। सो इफ यू आर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल्स, देन यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने चेंज किया है। आपको सिर्फ एक चीज ढूंढनी है, दैट इज डिसिमिलैरिटीज। कभी भी ये वाले क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशिएट वाले, तो आपको क्या देखना है, बस डिसिमिलैरिटी देखनी है, और जिस चीज को लेके डिसिमिलैरिटी होगी वही उसका आंसर होगा। जैसे इसने क्या किया, CONH3 5 Br की जगह क्या कर दिया, SO4, और SO4 की जगह क्या कर दिया, Br। मतलब इसने आयन अलग कर दिए ना। ये तो कौन सा होता है, ये काउंटर आयन होता है, दिस इज द काउंटर आयन। एंड ये क्या होता है बेटा, आपका लिगेंड होता है, और ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, लेकिन सर किस चीज का चेंज आ रहा है, आयन का चेंज आ रहा है। इधर भी किसका चेंज आ रहा है सर, काउंटर आयन का चेंज आ रहा है। मतलब अगर हम इसको आयनाइज करेंगे तो ये कौन से आयंस में टूटेगा, SO4 2 नेगेटिव, और ये कौन से आयंस में टूटेगा, Br नेगेटिव। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है। तो फिर चेंज क्या कर रहा है, चेंज क्या कर रहा है बेटा, आयंस। आयंस चेंज कर रहे हैं तो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? आ गया बेटा समझ में? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है सर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन सा आइसोमेरिज्म है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। इज इट क्लियर और नॉट? देन वी हैव
राइट द फॉर्मूला ऑफ टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो टेट्रामीन का मतलब क्या है बेटा, चार तो हमारे पास क्या होंगे, NH3 ग्रुप्स लगे होंगे, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डाइक्लोराइडो। डाइक्लोराइडो है तो हमारे पास Cl2 क्या होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ही होगा। एंड देन वी हैव क्रोमियम 3, क्रोमियम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। एंड आफ्टर दैट वी हैव क्लोराइड, तो बाहर क्या लगा हुआ, Cl लगा हुआ, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, इसकी नेमिंग की फॉर्मेशन करनी है, क्लियर बेटा। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो ये बहुत आपने लास्ट जो हमने पार्ट 1 किया था, पार्ट 1 के अंदर आपने देखा होगा हमारे पास एक क्वेश्चन आया था आयोडोफॉर्म टेस्ट। पार्ट 2 के अंदर फिर से क्या क्वेश्चन आ रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो यू कैन जस्टिफाई इट्स इंपॉर्टेंस कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्लियर है। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट पहली बात तो मैं आपको बता दूं बेटा, कौन कौन से देंगे यहाँ पे आपके पास, क्या एक तो मिथेनॉल है CH3OH, एंड आगे क्या है सर हमारे पास C2H5OH। देन वी हैव प्रोपेन वनोल क्या होता है बेटा, C3H7OH। और फिर क्या है प्रोपेन 2 कि कार्बन कार्बन कार्बन, और सेकंड वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH। इसमें किस पे लगा हुआ है, फर्स्ट वाले कार्बन पे। तो मैं आपको बता दूं बेटा, कीटोन जो बनाते हैं, जो ग्रुप्स क्या बना सके, कीटोन की फॉर्मेशन कर सके, वही क्या करते हैं, आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, क्लियर है। जैसे यहाँ पे क्या आ सकता है, H चला जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगी, किसकी फॉर्मेशन कर सकता है, कीटोन की, क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास इथेनॉल बन सकता है, लेकिन ये जो आपके पास है ये कीटोन की फॉर्मेशंस नहीं कर सकते हैं, दैट विल नॉट शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। इथेनॉल एंड प्रोपेन 2 ऑल, दिस विल शो द आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्लियर है, आइए समझ में। Then we have what is the end product in the following sequence of reaction। तो end product क्या होगा following sequence के अंदर, तो ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास एक रिएक्शन है, कंपाउंड कौन सा है सर, C2H5NH2, C2H5NH2। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, HNO2 के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है इसके अंदर एक तो ऑक्सीजन है, और ये क्या, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, सिंपल सी बात है सर। यहाँ से H2O चला गया, एक ऑक्सीजन चली गई, एक तो ऑक्सीजन बची हुई है और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और एक N बचा हुआ है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलके क्या बनाएंगे बेटा, N2 गैस बनाएंगे। बच क्या गया, OH नेगेटिव, क्या बच गया, OH नेगेटिव। C2H5 की वैलेंसी क्या है, खाली है, तो C2H5 OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, C2H5 OH बना लेगा, दैट इज इथेनॉल, क्लियर है बेटा। अब इथेनॉल की रिएक्शन करवानी है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी किसके साथ रिएक्शन करवानी है, PCl5 के साथ। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, एल्कोहल विद PCl5, तो C2H5OH है, तो C2H5 किसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा, Cl के साथ रिएक्ट करना चाहेगा। सबसे पहले तो सर हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, HCl, क्लियर है। और यहाँ पे आपके पास C2H5Cl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, C2H5Cl। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, फॉस्फोरस बच गया, एक ऑक्सीजन बच गई, PO और Cl कितनी बची हुई है, 3, तो POCl3, आ गया समझ में। अब हमारे पास क्या बना है सर, मेन प्रोडक्ट C2H5Cl। C2H5Cl की फिर से किसके साथ रिएक्शन करवानी है, NH3 के साथ, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो। NH3 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे ये क्या करता है, हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। और यहाँ पे हमारे पास C2H5 के ऊपर कौन अटैच हो जाएगा, NH2। तो जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे हम घूम फिर के आ गए, क्लियर है। पहले जो प्रोडक्ट था वही प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, एंड में बनेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा हमारे पास, C2H5NH2, दैट इज इथाइलामीन, क्लियर है। देन वी हैव व्हाट इज इन्वर्ट शुगर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हमने कर रखा है ना, सुक्रोज, सुक्रोज किस में कन्वर्ट होता है बेटा, जल्दी से बताइए। सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें, सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखा था ना हमने, वो बड़े वाला स्ट्रक्चर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हमने क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया भी था बेटा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, क्लियर है।
सो दिस इज द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ओनली। तो वहां पे आपको लिखा भी हुआ है डेफिनेशन के अंदर, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। क्लियर है बेटा? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज थायामीन। थायामीन जो होता है दैट बिलोंग्स टू विटामिन, कौन से विटामिन से बिलोंग करता है? तो दैट इज B1। B1 का ही कॉमन नेम क्या होता है सर हमारे पास? थायामीन भी बोल देते हैं कई बार। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है सर हमारे पास? द पॉलीपेप्टाइड हार्मोन विच मेंटेन्स ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज। तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है बेटा, उसको मेंटेन करने के लिए हम कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज इंसुलिन। तो कई बार क्या होता है ना कि कई बार ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाते हैं, तो हम इंसुलिन के इंजेक्शंस भी देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा? सो दैट आर द 3 क्वेश्चंस व्हिच कम्स फ्रॉम द चैप्टर नेम्ड बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर है? So you will definitely see some questions of biomolecules in your examination. So ये क्या करना है? अच्छे से करना है आपको, ठीक है बेटा? So that's all for part 2, and in part 3 we will do some extra MCQs.